बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 159 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं बहुत थकन महसूस कर रहा था। बिस्तर पर लेटते ही आंख लग गई। 7 बजे के करीब जानकी ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। क्या बात है, क़यामत आ गई है क्या? मैंने झुंझला कर कहा। हाँ, क़यामत ही आ गई है, जानकी ने जवाब दिया। अभी भी ठाकुर का फोन आया था, कुछ गुंडों ने उसके होटल को आग लगा दिया। क्या? मैं उछल पड़ा। मेरी नींद अगरचे काफूर हो गई थी मगर दिमाग में धमाके होने लगे। कब, किसने लगाई आग? ये तो अभी पता नहीं चला कि आग किसने लगाई। होटल के मुलाजमों ने एक आदमी को पकड़ लिया है और ठाकुर भी होटल की तरफ गया है। उसे शुबह है कि उस हवेली पर भी हमला किया जाएगा। 3-4 मुसल्लह आदमी उसने हमारी हिफाजत के लिए इस तरफ भेज दिए हैं। उसने कहा था कि हम में से कोई बाहर निकलने की कोशिश ना करे। ये कैसे हो सकता है कि ठाकुर पर मुसीबत नाजल हो रही और हम यहाँ छुप कर बैठे रहे? मैं उछलकर बेड से उतर गया। तुम दोनों बहरहाल हवेली से नहीं निकलोगी। मैं ठाकुर के होटल की तरफ जा रहा हूँ, हो सकता है उसे मेरी मदद की जरूरत हो। मैंने बाथरूम में घुसकर मुंह पर पानी के छींटे मारे और तौलिए से मुंह पूंछता हुआ बाहर आ गया। रूपमती लाउंज में सोफे पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर फिक्र और तशवीश के तासरात नुमाया थे। पिजारो की चाबियों का रिंग मेज पर रखा हुआ था। मैंने जैसे झुककर की रिंग उठाया, रूपमती भी उछलकर खड़ी हो गई। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैंने नफी में सारी लाया। इस वक्त तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं होगा। ठाकुर हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, उसकी इमलाक को तबाह किया जा रहा है। उसने हमारी खातिर अपनी जान तक को खतरे में डाल रखा है। क्या यह मुनासिब होगा कि हम यहाँ दुबक कर बैठे रहें? रूपमती ने कहा। मैं जा रहा हूँ ना, मैंने कहा। वहां न जाने किस किस्म की सूरत का सामना करना पड़े, इसलिए फिलहाल तुम यहीं रहो तो बेहतर है। कल रात तुम लोग सूर्या मंदिर गए थे, वहाँ क्या हुआ था? रूपमती ने पूछा। मैंने मुख्तसरन उसे कल रात के बारे में बता दिया। आखिर में कहा, उन पंडितों को हमारे खिलाफ भड़काने में बलवंत सिंह और दारा का हाथ है। बलवंत सिंह तो हाथ आकर निकल गया। पंडित हरिराम हमारे कब्जे में है। मुझे शुबह है कि ठाकुर के होटल को आग लगाने में भी बलवंत सिंह का ही हाथ होगा। ऐसे बदफितरत लोग आसानी से अपनी हार नहीं मानते। बहरहाल मैं जाकर देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है। वहां पहुंचने के बाद मौका मिला तो फोन पर बता दूंगा। जानकी और रूपमती भी बरामदे तक मेरे साथ आई और तकरीबन उसी वक्त ठाकुर के 4 आदमी जीप पर सवार वहां पहुंच गए। उन चारों के पास सब मशीन गन्नें थी। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और पेजेरो पर सवार होकर वहां से शहर की तरफ रवाना हो गया। ठाकुर का विक्रम होटल सेंट्रल बस स्टैंड से जरा आगे स्टेशन रोड पर वाक़ था। इस वक्त शाम हो रही थी। सड़कों पर ट्रैफिक का सैलाब था। MI मिर्जा इस्माइल रोड पर कम से कम 2 जगहों पर ट्रैफिक जाम था। इस तरह स्टेशन रोड तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। मैं पहले इस तरफ कभी नहीं आया और ना ही ठाकुर का होटल देखा था, लेकिन विक्रम होटल तक पहुंचने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। होटल की इमारत 4 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। ग्राउंड फ्लोर पर शानदार रेस्टोरेंट था और ऊपर की 4 मंजिलों पर रिहायशी कमरे थे। रेस्टोरेंट का मैनेजर अलग और रिहायशी होटल का इंतजाम और इंसराम दूसरे मैनेजर की निगरानी में था। मुझे पेजारो दूरी रोक लेनी पड़ी। होटल के सामने सड़क के कुछ हिस्से को पुलिस ने घेर रखा था। बहुत से लोग जमा थे। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां होटल की इमारत के सामने खड़ी हुई थी। होटल के रेस्टोरेंट के दरवाजे वगैरह टूटे और जले हुए थे। धुएं से ऊपर तक इमारत के सामने का हिस्सा पूरा काला हो रहा था। रेस्टोरेंट के सामने पानी फैला हुआ था। कई फायरमैन और दूसरे आदमी वहां मौजूद थे। रेस्टोरेंट से अब भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। मैं दूर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। ठाकुर मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैं आगे बढ़ना चाहता था मगर मुझे एक पुलिस वाले ने रोक लिया और फिर उसी वक्त ठाकुर रेस्टोरेंट से बाहर आता हुआ नजर आया। उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर और फायर ब्रिगेड के 2 ऑफिसर भी थे। मैं पुलिस वाले को एक तरफ धकेलता हुआ आगे बढ़ गया। ठाकुर मुझे देखकर चौंक गया। ये क्या हुआ? आग किसने लगाई? मैंने ठाकुर के सामने जाते ही पूछा। अभी यत्मी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, ठाकुर ने कहा। मैनेजर का कहना है कि चंद गुंडे अंदर घुस आए थे, जिन्होंने पहले तोड़फोड़ शुरू कर दी और फिर पर्दों और फर्नीचर को आग लगा दी। मुलाजमीन ने आग बुझाने की कोशिश की तो उन्हें भी मारा पीटा गया। आग बेकाबू होकर फैलने लगी तो फायर ब्रिगेड को किसी ने फोन कर दिया। ये भी गनीमत है कि फायर इंजन बर वक्त पहुंच गए। रेस्टोरेंट अगरचे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है मगर आग को ऊपर तक फैलने से रोक दिया गया है। कौन थे वो लोग? मैंने पूछा। जानकी ने बताया था कि शायद एक आदमी को पकड़ लिया गया है। हाँ, वो इस वक्त पुलिस की तहवील में है, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो कौन है। वैसे मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि ये बलवंत सिंह के सिवा किसी और का काम नहीं हो सकता, ठाकुर ने कहा। हम बातें कर रहे थे कि पुलिस ऑफिसर हमारे करीब आ गया। ठीक है ठाकुर जी, वो ठाकुर की तरफ देखते हुए बोला। मैं चलता हूँ, चंद पुलिस वाले यहाँ रहेंगे। आप अपने मैनेजर को पुलिस स्टेशन भेज दीजिए ताकि रिपोर्ट दर्ज कर ली जाए। बेहतर है, मैं भेज दूंगा, ठाकुर ने कहा। पुलिस ऑफिसर रुखसत हो गया। फायर ब्रिगेड का अमला वहां मौजूद रहा। आग लगने की वजह से होटल की बिजली काट दी गई थी। अंधेरा होने के बाद होटल के रिहायशी हिस्से में इमरजेंसी लाइट्स का इंतजाम कर लिया गया था। आग लगने के बाद मेहमानों से होटल खाली करवा लिया गया, लेकिन रेस्टोरेंट में आग पर काबू पा लेने के बाद मेहमानों और स्टाफ को अंदर जाने की इजाजत दे दी गई थी। ठाकुर मुझे रेस्टोरेंट में लेकर आ गया। यहाँ 2-3 मुलाजमीन अब भी मौजूद थे और टार्चों की रोशनी में हर जगह चेक कर रहे थे। कहीं कहीं से अब भी धुआं उठ रहा था। ठाकुर के हाथ में भी टार्च थी जो मैंने ले ली। उसकी रोशनी में इधर उधर मैं देखने लगा। रेस्टोरेंट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था।
और ये भी मुकामे शुक्र था कि आग लगते ही बिजली की लाइन काट दी गई थी। बसूरत दीगर पूरी इमारत आग की लपेट में आ जाती और सब कुछ तबाह हो जाता। मैं तकरीबन 2 घंटे वहां रुका रहा। मैंने मुनासिब अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार किया तो ठाकुर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सच्चाई की खातर अगर मुझे अपना जीवन भी लुटाना पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तुम कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, तुम अब घर जाओ और अपना ख्याल रखना। बलवंत सिंह जैसे मकार दुश्मन से निपटने के लिए हमें कुछ ज्यादा ही मोहतात रहना पड़ेगा। तुम हवेली नहीं आओगे? मैंने चलते हुए पूछा। अभी तो ये सारे मामला देखने हैं, पुलिस की कार्रवाई से निपटना है। हो सकता है मैं रात को ना आ सकूं, उसने कहा। मैं ठाकुर से हाथ मिलाकर पेजेरो में आ गया और इंजन स्टार्ट करके उसे हल्के से झटके से आगे बढ़ा दिया। संसार चंदर मार्ग से निकलते हुए MI रोड पर गाड़ी घुमाई तो मुझे सोनिया का ख्याल आ गया और फिर मैंने पेजेरो इंडियन कॉफी हाउस के करीब रोककर इंजन बंद कर दिया। सोनिया की ड्यूटी दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक होती थी और इस वक्त 10 बजने में 15 मिनट बाकी थे। जब मैं काफी हाउस में दाखिल हुआ तो सोनिया नजर नहीं आई। मैं इधर उधर देखता हुआ उस मेज पर बैठ गया जहाँ उस रोज जानकी के साथ बैठा था। फौरन ही एक औरत दूसरी मेज से उठकर मेरी मेज पर आ गई। उसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। जवानी में यकीनन हसीन रही होगी, लेकिन अब उसका शबाब ढल चुका था। मगर उसने अपने आप को जवान बनाए रखने और पुरकशिश नजर आने की भरपूर कोशिश की थी। साड़ी का पल्लू ढुलका हुआ था और ब्लाउज का गिरबान इतना कुशादा था कि गैर जरूरी ताक जहाँ की जरूरत नहीं थी। हेलो, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मैं जवाब देने की बजाय बाईं तरफ किचन वाले दरवाजे की तरफ देखने लगा जहाँ से सोनिया बरामद हो रही थी। उसने दोनों हाथों में ट्रे उठा रखी थी। मुझे और उस औरत को देखकर वो ठीक सी गई। वो हम दोनों को घूरते हुए आगे निकल गई। चौथी मेज पर उसने काफी सर्व की और हमारे सामने तनकर खड़ी हो गई। मिस नाइडो, वो उस औरत की तरफ देखकर बोली। उसके लहजे में हल्की सी घुर्राहट थी। ये वो नहीं जो तुम समझ रही हो। अपनी मेज पर चली जाओ, यहाँ बैठकर अपना वक्त जाया मत करो। ओह, समझ गई। मिस नाइडो नामी उस औरत के होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट आ गई और दूसरे ही लम्हे वो उठकर एक और मेज पर चली गई जहाँ 2 आदमी बैठे हुए थे। सोनिया मुझे घूर रही थी। मैंने उसे नहीं बुलाया था, मैं जल्दी से बोला। वो खुद ही मेरी मेज पर आ गई थी, शिकार समझकर। मैं जानती हूँ, सोनिया बोली। मैं परसों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हारी छुट्टी का वक्त होने में चंद मिनट ही रह गए हैं। मेरे सामने दीवार पर घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। मैं पेजेरो में बाहर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं सोनिया के जवाब का इंतजार किए बगैर उठकर बाहर आ गया। चंद मिनट काफी उसके सामने खड़ा रौनक देखता रहा और फिर पेजारो में आकर बैठ गया। तकरीबन 10 बजे सोनिया साइड स्ट्रीट से निकलती हुई नजर आई। मैंने इंजन स्टार्ट कर दी और झुककर पैसेंजर सीट का दरवाजा भी खोल दिया। सोनिया पेजारो के करीब आकर एक लम्हे को रुकी और फिर दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सबसे पहले ये बताओ, तुम 2 दिन कहाँ गायब रहे? सोनिया मेरी तरफ देखते हुए बोली। तुमने अगले रोज आने का वादा किया था। मैं इंतजार करती रही। गड़बड़ हो गई थी, मैंने जवाब दिया। यहाँ पंडितों से कुछ पंगेबाजी शुरू हो चुकी है और इतने अरसे में यहाँ रहते हुए तुम्हें यह अंदाजा तो हो गया होगा कि पंडित हिंदुस्तान की खतरनाक तरीन मखलूक है। ये जिसके पीछे पड़ जाए आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ते। दारा से पीछा छूटने के बाद अब पंडित? दारा से पीछा नहीं छूटा, मैंने जवाब दिया, बल्कि दारा और यहाँ के बाद पंडितों में खतरनाक किस्म का गठजोड़ हो गया है। कल रात उनसे हमारी झड़प हो गई थी, जिसके नतीजे में आज मेरे दोस्त के होटल को आग लगा दी गई। दोस्त का होटल? तुम्हारी मुराद विक्रम होटल तो नहीं जिसे आज सपैर गुंडों ने आग लगा दी थी? सोनिया ने पूछा। हाँ, वो होटल मेरे दोस्त ठाकुर बारू सिंह का है। वो यहाँ बदी के मुकाबले में मेरा साथ दे रहा है। मेरी दोस्ती का खुमियाजा उसे इस तरह भुगतना पड़ा कि उसके होटल को आग लगा दी गई। ये गनीमत है कि पूरी इमारत को आग की लपेट में आने से बचा लिया गया। लाखों का नुकसान हुआ है मगर ठाकुर बारू सिंह अपनी जगह पर डटा हुआ है। मैं भी उसके होटल की तरफ से ही आ रहा हूँ। अब कहाँ जाने का इरादा है और इस तरफ कहाँ जा रहे थे तुम? सोनिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। जोरावर गेट, मैंने जवाब दिया। सुना है वहाँ एक 2 रेस्तुरानों में हिरन की रान मिलती है, कोयलों पर भुनी हुई। हाँ, सोनिया ने जवाब दिया। राजस्थान में हिरन के शिकार पर पाबंदी है मगर जयपुर के बाद होटलों में हिरन का गोश्त धड़ल्ले से फरोख्त होता है। जोर बाजार से होते हुए रामगंज बाजार क्रॉस करके मैं गाड़ी को सराय ड्योढ़ी बाजार की तरफ ले गया और फिर एक और सड़क घूमकर उसे जोरावर गेट की तरफ मोड़ दिया। जोरावर गेट मुतवस आबादी पर मुश्तमिल एक बारोनिक इलाका था। यहाँ बहुत से रेस्टोरेंट और खाने पीने की और भी बहुत सी दुकानें थी। हिरन के गोश्त की वजह से दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। कोयलों पर भुने जाने वाले गोश्त की इश्तियामेज खुशबू फजा में फैली हुई थी। इस वक्त यहाँ की रौनक उरूज पर थी। रेस्टोरेंटों के सामने फुटपाथों पर भी मेजें और कुर्सियां लगी हुई थी। मैंने एक जगह गाड़ी रोक ली। सबसे पहले मैंने एक पब्लिक फोन बूथ से जानकी को इतला दी कि देर से आऊंगा। उसे मैंने ये नहीं बताया कि किस वजह से देर होगी और उसके जिरा करने से पहले ही मैंने फोन बंद कर दिया। हमें एक रेस्टोरेंट के सामने फुटपाथ पर खाली मेज मिल गई। वेटर को मैंने हिरन की रोस्टेड रान का ऑर्डर दे दिया और इधर उधर देखने लगा। और फिर फौरन ही मुझे एहसास हो गया कि आसपास की मेजों पर बैठे हुए कई लोग खा जाने वाली नजरों से सोनिया की तरफ देख रहे थे। और जब मैंने सोनिया की तरफ देखा तो मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो तंग पाइंचे वाली पतलून और सेलुलस टी शर्ट पहने हुए थी जिसका गिरेबान खासा फराक था।
मैं कई महीनों से इस एक शहर में रह रहा था, लेकिन जिस तरह एक चावल देखकर पूरी देख का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसी तरह इस शहर में रहते हुए मैं हिंदुस्तान के माशरे का अंदाजा लगा चुका था। यहाँ खवातीन की इस किस्म के लिबास को मायूब नहीं समझा जाता था। ऊंची सोसाइटी में तो खवातीन ऐसी लिबास पहनती थी कि उसे लिबास नाम पर डब्बा ही कहा जा सकता था, लेकिन मुतवस्सित और निचले दर्जे की आबादी वाले इलाकों में इस किस्म का लिबास पहनने का मतलब था आ बैल मुझे मार। इसी तरह यहाँ गुंडों को भी सरगर्म होने का मौका मिल जाता था। लेकिन बहरहाल अब तो यहाँ आ ही गए थे और मैंने अपने आप को भी किसी नाखुशगवार सूरत से निमटने के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन खैरियत ही गुजरी। चंद बदकुमाश किस्म के लोग आसपास मुंडलाते तो रहे, लेकिन किसी ने ऐसी हरकत नहीं की जिस पर सोनिया को या मुझे कुछ कहने का मौका मिलता। हम खाने के फौरन ही बाद वहां से उठ गए। वापसी पर मैंने तवील रास्ता इख्तियार किया। मेरा ख्याल था कि एक तवील चक्कर काट कर चांदपुल गेट की तरफ निकल जाऊंगा और सोनिया को न्यू गेट के करीब उसके फ्लैट वाली इमारत के सामने उतार कर MI रोड से होता हुआ आगरा मार्ग की तरफ चला जाऊंगा। तवील रास्ता इख्तियार करने का एक मकसद ये भी था कि रास्ते में सोनिया से कुछ काम की बातें भी हो जाएं, लेकिन मैं भूल गया था कि इस शहर में मेरे लिए कदम कदम पर खतरात घात लगाए बैठे थे। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। जोरावर गेट के इलाके में इस वक्त भी रौनक थी, लेकिन 2 किलोमीटर का फासला तय करते ही वीरानी शुरू हो गई। वीरानी इन मैनों में थी कि सड़क के आसपास बड़ी बड़ी हवेलियां थी, चंद कदीम महलात थे और ट्रैफिक बराए नामी था। गंगू बाजार की तरफ से आने वाली वो सड़क अभी मजीद 2 किलोमीटर आगे थी, जो इस सड़क को किता करती हुई चांदपुल बाजार की तरफ चली गई थी। मैंने फौरन ये फैसला कर लिया कि अगले मोड़ पर ही गाड़ी को गंगोरी बाजार की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दूंगा। इस तरफ कहाँ जा रहे हो? सोनिया ने पूछा। आगे तो सन्नाटा है और गैर आबाद सड़कों पर वारदातें होती रहती हैं। तुम्हारा ख्याल है हम डाकुओं के हत्थे चढ़ जाएंगे? मैंने जवाब दिया। मेरा ख्याल था कि हम तवील ड्राइव करते हुए बातें भी करते रहेंगे, लेकिन तुम शायद डर रही हो। घबराओ नहीं, मैं अगले मोड़ पर गाड़ी गंगू बाजार की तरफ मोड़ दूंगा। तुम साथ हो तो मुझे डरने या घबराने की जरूरत क्या है? सोनिया ने कहा। लेकिन गाड़ी साइड पर कर लो, पीछे से एक गाड़ी आ रही है। मैंने साइड में लगे हुए आईने में देखा, किसी गाड़ी के हेडलाइट्स की चमकती हुई रोशनी नजर आ रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी जिस तरह तेजी से करीब आती जा रही थी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस गाड़ी की रफ्तार खासी तेज थी। मैं पिजेरो सड़क के बस में चला रहा था। मैंने स्टीयरिंग को मामूली सी हरकत देकर गाड़ी साइड पर ले ली। वो गाड़ी बड़ी तेज रफ्तारी से करीब आ रही थी। चंद सेकंड बाद वो जन्नाटे की आवाज के साथ हमारे करीब से गुजरी और फिर अचानक ही हमारे आगे आ गई। ब्रेकों की चिड़चिड़ाहट की आवाज ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। वो कार हमसे तकरीबन 20 गज आगे सड़क के बस में रुक गई। मैंने पूरी कुव्वत से ब्रेक पैडल दबा दिया। टायर सड़क पर चिड़चिड़ा गए और पेजेरो अगली कार से सिर्फ चंद फुट के फासले पर रुक गई। इस तरह अचानक ब्रेक लगने से सोनिया का सर डैशबोर्ड से टकरा गया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैं गाड़ी रोककर पूरी तरह संभल भी नहीं पाया था कि आगे वाली कार के दरवाजे खुले 2 आदमी छलांग लगाकर नीचे उतरे और हमारी पेजेरो की तरफ लपके। उन दोनों के हाथों में पिस्तौल थे। मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। उन दोनों में से एक सोनिया वाली साइड पर चला गया और दूसरा मेरी तरफ लपका। मेरा ख्याल था कि ये गुंडे जोरावर गेट से हमारे पीछे लगे थे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में कानून का नहीं, गुंडों का राज था। लूट मार, कत्लो गारत और लड़कियों को उठा लेना आम सी बात थी। किसी को दिन दिहाड़े सरेआम कत्ल भी कर दिया जाता तो कानून के मुहाफिज खड़े देखते रहते और कातिल तलवारें लहराते हुए इत्मीनान से फरार हो जाते। किसी बार रौनक बाजार से किसी लड़की को जबरदस्ती उठा लिया जाता तो भी कानून के ये मुहाफिज मुदाखलत ना करते और मुंह दूसरी तरफ करके खड़े हो जाते। मैं यही समझा था कि ये गुंडे सोनिया की वजह से हमारे पीछे लगे थे और यहाँ मौका मिलते ही इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी। उस कार में मजमूई तौर पर 3 आदमी थे। 2 पिस्तौल तानकर हमारी तरफ लपके और तीसरा कार के स्टीयरिंग के सामने बैठा रहा। मेरी तरफ आने वाले ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे एक झटके से खोल दिया और मेरे गिरेबान में हाथ डालकर मुझे नीचे खींच लिया, जबकि दूसरी तरफ से दूसरे गुंडे ने सोनिया को भी नीचे खींच लिया। सोनिया चीखी तो उस गुंडे ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। उसके साथ ही उसके हल्के से भेड़िए जैसी हुर्राहट निकली। ए क्या बात है, कौन हो तुम लोग? मैंने चीख कर कहा। खामोश रहो, मेरा अरीफ गिरेबान को झटका देते हुए घुराया। साथ ही उसने दूसरे हाथ में पकड़ हुआ पिस्तौल मेरे सीने से लगा दिया। अगर मुंह से आवाज निकाली तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे शरीर में उतार दूंगा। हमारे पास ज्यादा रकम नहीं है भाई, मेरी जेब में जो कुछ है तुम्हारे हवाले करने को मैं तैयार हूँ, मैंने कहा। मैंने अपने आप को बिल्कुल कम हिम्मत और बुज़दिल जाहिर करने की कोशिश की थी। हमें तुम्हारी जेब से कोई सरोकार नहीं, वो घुर्राया। खामोशी से कार में बैठ जाओ, बहुत दौड़ाया है तुमने साले हरामी। ए गाली मत देना, मैंने भी घुर्रा कर जवाब दिया। उसने अचानक ही मेरे मुंह पर घूंसा मार दिया। मैं बेइख्तियार करा उठा। वो मुझे धक्के देता हुआ आगे पेजेरो की हेडलाइट्स की रोशनी में ले आया। दूसरा आदमी सोनिया को भी बाजू से पकड़े खींचता हुआ सामने ले आया। सोनिया के चेहरे पर खौफ के तासरात नुमायां तौर पर नजर आ रहे थे। मैं रोशनी में आने के बाद बारी बारी उन दोनों की तरफ देखने लगा। जिस शख्स ने मुझे पिस्तौल की जद पर ले रखा था वो दराज कामत और कसरती बदन का मालिक था। उसने टांगों से चिपकी हुई जीन्स और ऊपर ढीला ढाला सा कुर्ता पहन रखा था जो घुटनों तक लंबा था। कुर्ते के बटन खुले हुए थे और उसके गले में पड़ी हुई सोने की चेन रोशनी में चमक रही थी।
वो क्लीन शेव था, लेकिन गालबन 2 दिन से शेव नहीं बनाया था। सर के बाल भी खासे लंबे थे। बाएं कान में सोने की बाली चमक रही थी। उसकी नाक पुचकी हुई थी और बाएं रुखसार पर तकरीबन 1 इंच लंबा जख्म का निशान था। दूसरा आदमी दरमियाने कद का और किसी कदर बारीक भरकम था। उसका उलिया भी उससे मुख्तलिफ नहीं था। उसकी ठोड़ी पर भी कट का निशान था और उसके कान में भी सोने की बाली चमक रही थी। चलो उधर गाड़ी में बैठो। मेरे हरीफ ने एक बार फिर मुझे धक्का दिया। देखो, मैं फिर कहता हूँ कि मेरी जेब में जो कुछ है ले लो और हमें जाने दो। हम तो समझते थे कि तुम अपने नाम की तरह हिम्मत वाला होगा, मगर तुम तो बुज़दिल निकला। चल बैठ गाड़ी में। उसने मुझे एक और जोरदार धक्का दिया। ये जुमला सुनकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। उसे मेरा नाम मालूम था, यानी हिम्मत सिंह। इसका मतलब था कि वो आम गुंडे नहीं थे और महज सोनिया की वजह से जोरावर गेट से हमारे पीछे नहीं लगे थे। मेरे दिल में अचानक एक और ख्याल उभरा। ठाकुर के होटल को आग बलवंत सिंह ने लगवाई थी। जब मैं वहां पहुंचा तो होटल के सामने बहुत से लोग जमा थे और यकीनन ये दोनों भी वहीं मौजूद थे और इन्होंने वहीं से मेरा ताकुब शुरू किया था। मुझे याद आ गया, अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा था, बहुत दौड़ाया है तुमने। इसका मतलब था कि ये लोग शुरू ही से मेरे पीछे लगे हुए थे। चल बैठ गाड़ी में, वो शख्स घुराया। फिर अपने साथी से मुखातिब हुआ, अबे वो पांडू, लौंडिया को दूसरी तरफ से बिठा गाड़ी में। लौंडिया तो बहुत जोर आवर है रामू, बदेशी इंपोर्टेड माल है, पांडू ने कहा। इसे तू सरामी बलवंत के हवाले ना करेंगे। अबे चल तो सही, इसका फैसला बाद में करेंगे, रामू ने जवाब दिया और उसके साथ ही मुझे भी धक्का दे दिया। धक्का लगने से उसका पिस्तौल एक लम्हे को मेरी पूंछ से टकरा गया और अगर मैं इस मौके से फायदा ना उठाता तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कहलाता। मैं तेजी से घूम गया। उसके साथ ही मेरी एक टांग भी हरकत में आ गई क्योंकि उसके पिस्तौल वाले हाथ पर लगी। वो गच्चे खासा मोहतात था, लेकिन शायद उसे मेरी तरफ से ऐसी किसी हरकत की तवक्को नहीं थी। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ता हुआ सड़क के किनारे ढुलान पर लुढ़कता चला गया। रामू के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, लेकिन मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। मेरा जोरदार पंच उसके जबड़े पर लगा और वो बिलबिलाते हुए लड़खड़ा कर कार के खुले हुए दरवाजे से टकरा गया। मैंने उसकी टांग पर एक और पंच रसीद कर दिया। वो एक बार फिर ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिलाया। उसकी पुचकी हुई नाक से खून की धारें बह निकली। दूसरी तरफ पांडू सोनिया को कार में ठोंसने की कोशिश कर रहा था। सोनिया बुरी तरह चीख रही थी। रामू को पीटते देखकर पांडू ने सोनिया को छोड़ दिया और कार तक पिछली तरफ से घूमकर मेरी तरफ लपका। मैंने उस वक्त तक रामू को गिरबान से पकड़ लिया था। ए छोड़ दो उसे, वरना गोली चला दूंगा, पांडू चीखा। मैं रामू को गिरबान से पकड़कर बड़ी तेजी से घूम गया। इस तरह रामू ढाल बनकर मेरे सामने आ गया और मेरी पूंछ कार से टिक गई। स्टीयरिंग के सामने बैठा आदमी भी बड़ी तेजी से दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया, लेकिन इससे पहले कि वो कार के ऊपर से घूमकर हमारी तरफ आता, सोनिया ने बड़ी जुरात का मुजाहरा करते हुए उस पर छलांग लगा दी। सोनिया बुज़दिल तो थी नहीं, इस सूरत-ए-हाल ने उसे वक्ती तौर पर बुखला दिया था, लेकिन अब अपने वो हवास में आ गई थी। उसने अपने हरीफ को सड़क पर गिरा लिया और सर के बालों को जोरदार झटके देते हुए उसका सर सड़क से टकराने लगी। वो शख्स बुरी तरह चीख रहा था। पांडू पिस्तौल के 2-3 कदम के फासले पर मेरे सामने खड़ा था। अगर वो गोली चलाता तो रामू फौरन ही निशाना बनता। पांडू चीख कर मुझे रामू को छोड़ देने का हुक्म दे रहा था। रामू के होंठों और नाक से खून बह रहा था। नाक पर लगने वाली जरब कुछ ज्यादा ही जोरदार साबित हुई थी। वो सर को बुरी तरह झटक रहा था और फिर मैंने अचानक उसे उठाकर पीछे उछाल दिया। वो पांडू से टकराया और उसे साथ लेता हुआ जमीन पर गिरा। मैंने उन्हें संभलने का मौका दिए बगैर उन दोनों पर ठोकरों की बारिश शुरू कर दी। मेरी पहली ठोकर पांडू के पिस्तौल वाले हाथ पर लगी। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। दूसरी ठोकर उसके सर पर लगी। वो चीख उठा। मैं उन दोनों को ठोकरें मारता हुआ सड़क से नीचे ले गया। उनमें अगर कोई एक भी संभल जाता तो मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन मैंने उन्हें मौका ही नहीं दिया। और फिर सड़क के सामने वाले किसी मोड़ पर एक गाड़ी इस तरफ मुड़ी। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनियां देखकर वो दोनों कुछ और गड़बड़ा गए। पहले पांडू एक तरफ उठकर भाग खड़ा हुआ और फिर रामू ने भी राय फरार इख्तियार करने में देर नहीं लगाई थी। सोनिया की चीख सुनकर मैं उस तरफ दौड़ा। वो आदमी सोनिया का गला दबोचे हुए था। मैंने उसके सर पर 2 हथड़ रसीद कर दिया। उसका सर सोनिया के सर से टकरा गया। सोनिया के मुंह से एक बार फिर चीख निकल गई। मैंने उस शख्स को सर के बालों से पकड़कर पीछे खींचा और दूसरे हाथ उसके पहलू में जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। घूंसा उसके गुर्दे की जगह पर लगा। वो बिल बिला उठा और फिर दूसरे हील में उसने मचलकर अपने आप को मेरी गिरफ्त से छुड़ाया और एक तरफ दौड़ लगा दी। मैं उसके पीछे लपका, लेकिन वो तारीकी में गायब हो चुका था। सामने से आने वाली गाड़ी करीब आकर ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ रुक गई। मैं उस वक्त सड़क पर पड़ी हुई सोनिया को उठा रहा था। 2 आदमी कार से उतरकर हमारी तरफ दौड़े। मैंने सर उठाकर देखा, कार की पिछली सीट पर एक औरत और 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। ए कौन हो तुम लोग, क्या हुआ इन्हें? एक आदमी दौड़ता हुआ हमारे करीब रुक गया। उसके हाथ में रिवॉल्वर नजर आ रहा था। दूसरा आदमी भी करीब पहुंच चुका था। कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया था। मैंने सोनिया को सहारा देकर उठाते हुए कहा, वो मेरी दोस्त को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते थे। आप लोगों की गाड़ी इस तरफ आती देखी तो भाग गए। बच गए, रिवॉल्वर वाले ने कहा। बेहतर है अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। वो लोग वापस आ गए तो ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। मैं सोनिया को सहारा देकर पजेरों की तरफ ले आया।
कार के करीब से गुजरते हुए कोई चमकती हुई चीज देखकर मैं रुक गया और झुक कर वो चीज उठा ली। वो सोने की चेन थी जो हाथापाई के दौरान में गालबन रामू के गले से टूटकर गिर गई थी। वो दोनों आदमी भी अपनी कार की तरफ चले गए। हमदर्दी में वो यहाँ रुक तो गए, मगर सूरत-ए-हाल जानने के बाद किसी कदर खौफजदा हो गए थे और अपने पास रिवाल्वर होने के बावजूद उन्होंने वहां से फौरी तौर पर चले जाना ही मुनासिब समझा। मैंने कार के करीब ही पड़ा हुआ रामू का पिस्तौल भी उठा लिया। पहले सोनिया को पजेरो में बैठने में मदद दी, फिर ऊपर से घूमकर स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। हेडलाइट्स रोशन ही थी। मैंने पिस्तौल डैशबोर्ड वाले खाने में डाल दिया और सोने की चेन सोनिया की तरफ बढ़ा दी। ये हरजाना समझकर रख लो, काम आएगी, मैंने कहा। सोनिया ने तकलीफ में होने के बावजूद चेन लेकर मुट्ठी में दबा ली। मैंने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी चंद गज का फासला तय किया था कि छन्नाके की जोरदार आवाज उभरी। सोनिया चीख कर मेरी तरफ गिरी। मैं भी सीट से उछल पड़ा। एक लम्हे को स्टीयरिंग भी मेरे हाथ से छूट गया। पेजेरो सड़क पर लहरा गई, लेकिन मैंने फौरन ही उसे संभाल लिया और पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी की बाईं पिछली खिड़की का शीशा चिकना चूर हो गया था। मैंने ये समझने में कोई गलती नहीं की कि उस तरफ पांडु या रामू में से किसी ने पत्थर मारा था। उन दोनों के पिस्तौल तो वहीं गिर गए थे। रामू का पिस्तौल मैंने उठा लिया था। हमें हाथ से निकलते देखकर वो पत्थर बारी पर उतर आए थे। शीशे पर गोली लगने के बारे में इसलिए नहीं सोचा जा सकता था कि फायर की आवाज सुनाई नहीं दी थी। उनके तीसरे साथी के पास अगरचे पिस्तौल था, लेकिन वो सड़क की दूसरी तरफ भाग गया था। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और आगे जाकर उस सड़क पर मोड़ ली जो खतरी हाउस के करीब से होती हुई चांदीपुल गेट की तरफ चली गई थी। सोनिया भी अब सीधी होकर बैठ गई थी। ये कौन लोग थे? उसने बायां कंधा सहलाते हुए पूछा। उस आदमी के साथ धींगा मुच्ची से अच्छी खासी चोटें लगी थी। गूंडे, मैंने कहा। ये लोग जोरावर गेट से हमारे पीछे लगे थे और गालबन तुम्हें ले जाना चाहते थे। बकवास मत करो, सोनिया ने मुझे घूरा। उनमें से एक ने कहा था कि लोंडिया को बलवंत के हवाले नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो मुझे नहीं, तुम्हें ले जाना चाहते थे और मैं तो बोनस के तौर पर उनके हाथ लगी। ठीक ठीक बताओ, ये कौन लोग थे और बलवंत कौन है? ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। सोनिया इतनी बेवकूफ नहीं थी कि इसे टाला जा सकता। उस रोज मैंने तुम्हें कुछ बातें बतानी थी, लेकिन बलवंत के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसकी वजह शायद ये थी कि उस वक्त तक मैं बलवंत को कोई अहमियत दिए जाने के काबिल नहीं समझता था। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर उसे बलवंत के बारे में शुरू से बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, पिछले 3-4 रोज से बलवंत सिंह भी खुलकर सामने आ गया है और ये भी दारा से मिल गया है। यूं कह लो कि तमाम शैतानी कुव्वतें हमारे खिलाफ मुश्तरका महाज बना रही हैं। कल रात ये सब लोग एक वीरान मंदिर में जमा थे। ये लोग जो मंसूबा बना रहे थे वो बहुत ही खौफनाक था। इसमें शुबा नहीं कि पंडितों और पुजारियों ने बाद मंदिरों को अयाशी के अड्डे बना रखा है, लेकिन ये लड़ने भिड़ने वाले लोग नहीं हैं। दारा और बलवंत सिंह इन्हें भड़का रहे हैं। कल रात बलवंत सिंह हमारे दोस्त ठाकुर बहारू सिंह के हाथ आकर निकल गया था। मैं उसे कल रात के वाक़े के बारे में बताने लगा, फिर बोला। उसी बलवंत सिंह ने आज सपैर ठाकुर के रेस्टोरेंट को आग लगा दी। मुझे 7 बजे के बाद पता चला और मैं 8 बजे वहां पहुंचा। मुझे अंदाजा नहीं था कि बलवंत के आदमी वहां मौजूद होंगे और जब मैं वहां से रवाना हुआ तो उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया और यहाँ आकर उन्हें कुछ करने का मौका मिल गया। गलती मेरी ही थी। अगर मैं अपने ताकुब का ख्याल रखता तो सूरत-ए-हाल ऐसी ना होती। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें भी तकलीफ उठानी पड़ी। तुम्हारी खातिर तो मैं मौत के मुंह में भी छलांग लगा सकती हूँ, सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जानते हो कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, लेकिन इस अचानक और गैर मुतवक्के सूरत-ए-हाल ने मुझे वाकई ही बदहवास कर दिया था। मुझे अफसोस है। मैंने एक बार फिर उससे इजहार हमदर्दी किया। बात दरअसल ये है कि उस रोज तुमसे मुलाकात के बाद मैंने और जानकी ने एक प्रोग्राम बनाया था। किस बारे में? कैसा प्रोग्राम? उसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। यूं तो रूपमती और ठाकुर बहारू सिंह बेहद काबिल एतमाद और भरोसे के लायक हैं। मेरी वजह से वो लोग भी तागूती कुव्वतों के जाल में फंसते जा रहे हैं। वो बुज़दिल नहीं है, आगे भी हमारा साथ देने को तैयार हैं और उनके होते हुए हमें ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं। लेकिन हमारा ख्याल है कि हमारे पास एक अलग ऐसा ठिकाना भी होना चाहिए जो ज्यादा महफूज हो और रूपमती और ठाकुर को भी उसके बारे में इल्म ना हो। इसलिए हमने सोचा था कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। सोनिया ने मेरी बात काट दी। तुम्हारा वो घर बहुत छोटा है, तुम्हारे साथ एक और लड़की भी रहती है और उस बिल्डिंग की आबादी इतनी गुंजान है कि हम वहाँ अपनी मौजूदगी को राज में नहीं रख सकते। मैंने कहा, हमारा प्रोग्राम ये है कि तुम वो फ्लैट छोड़कर कोई ऐसा मकान या बंगला किराए पर ले लो जहाँ किसी हंगामी सूरत-ए-हाल के वक्त हम पनाह ले सकें। बंगला कहाँ? सोनिया ने पूछा। ये देखना तुम्हारा काम है, मैंने कहा। मेरी निस्बतन तुम इस शहर से ज्यादा अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा इलाका मुनासिब रहेगा, लेकिन कोई ऐसी जगह हो जहाँ से तुम्हें भी अपने काफी हाउस आमदोरफ्त में कोई परेशानी ना हो। और हाँ, उस बंगले का किराया वगैरह हम देंगे। तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं इतनी गई गुजरी भी नहीं हूँ, सोनिया ने कहा। मैंने भी थोड़ी बहुत रकम जमा कर रखी है, वो किस काम आएगी। ठीक है, हम लोग मिलजुल कर काम चला लेंगे। मैंने गाड़ी न्यू गेट की तरफ मोड़ते हुए कहा। अब मैं तुम्हें अगले मोड़ पर उतार दूं, वहां से फ्लैट तक जाते हुए तुम्हें परेशानी नहीं होगी। नहीं, वहां से फ्लैट करीब ही है, लेकिन तुम मुझे अपनी राजकुमारी रूपमती से कब मिलाओगे? वो तो इस शहर की बहुत मारूफ हस्ती है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अभी नहीं, मैंने जवाब दिया।
अभी तो हमने उसे भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, किसी मुनासिब वक्त पर मुलाकात हो जाएगी। मैं कल सुबह रकम लेकर तुम्हारे फ्लैट पर आऊंगा, तुम कल ही से बंगले की तलाश शुरू कर दो, ठीक है? मैं सुबह इंतजार करूंगी। सोनिया ने सर हिलाया। मैंने गली के मोड़ पर गाड़ी रोक ली। सोनिया ने नीचे उतरकर हाथ हिलाया और गली में दाखिल हो गई। इस वक्त 12:30 से ऊपर का वक्त था। गली में इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त थी। मैं गाड़ी में बैठा सोनिया की तरफ देखता रहा। मुझे अंदाजा हो रहा था कि उसकी चाल मुतवाजन नहीं थी। उसका एक हाथ बार बार पुश्त पर आ रहा था। यकीनन उसे कोई तकलीफ थी। सोनिया गली में काफी आगे निकल गई तो मैंने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी और कुछ आगे जाकर यू टर्न लेता हुआ दोबारा MI रोड पर आ गया और गाड़ी को आगरा मार्ग की तरफ दौड़ा दिया। जिस वक्त मेरी गाड़ी हवेली में दाखिल हुई 1 बज रहा था। रूपमती और जानकी लानी में बैठी हुई थी। दोनों के चेहरे से परेशानी हुईदा थी। कहाँ रह गए थे तुम? जानकी ने मुझे देखते ही उठकर खड़े होकर कहा, 10:30 बजे तुम्हारा फोन आया था कि थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इस वक्त 1 बज रहा है और ये अपनी हालत क्या बना रखी है तुमने? कुछ गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से देर हो गई, मैंने जवाब दिया। रूपमती कुर्सी पर बैठी गाड़ी की तरफ देख रही थी। गाड़ी का वो पहलू इस तरफ था जिस तरफ का शीशा टूटा हुआ था। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा और कुछ कहे बगैर उठकर गाड़ी की तरफ चली गई। रूपमती कुछ देर गाड़ी के टूटे हुए शीशे को और उसके अंदर देखती रही, फिर गाड़ी के गिर्द एक चक्कर लगाया और दोबारा लान में आ गई। तुम ठीक तो हो ना? क्या गड़बड़ हुई थी? उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। मैं ठीक हूँ, मैंने कुर्सी पर बैठे हुए जवाब दिया। बलवंत सिंह के आदमियों से टाकरा हो गया था क्या? उन दोनों के मुंह से बैक वक्त निकला। मैं 2-2.5 घंटों से ठाकुर के पास रहा, मैंने कहा, और फिर रेस्टोरेंट में आतिश ज़दगी के बारे में बताने लगा। मैं 9:45 बजे के करीब वहां से रवाना हुआ था। मैंने सोचा जोरावर गेट से हिरन की भुनी हुई रानें ले ली जाए। मैंने फोन वहीं एक पब्लिक फोन बूथ से किया था और फिर वहीं खड़े खड़े मैंने महसूस किया कि 2 आदमी मेरी हरकत और सकनात का जायजा ले रहे हैं। वो शक्ल ही से गुंडे और बदमाश लगते थे। मुझे शुबा हुआ कि वो मेरी निगरानी कर रहे हैं। मैं महज आजमाने के लिए पैजोरों पर सवार होकर चांदपुर बाजार की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ निकल गया। मेरा शुबा दुरुस्त निकला। उनके साथ एक तीसरा आदमी भी था। उन्होंने एक वीरान जगह पर मुझे घेर लिया। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर रामू और पांडू से झड़प के बारे में बताने लगा। सोनिया के जिक्र मैंने गोल कर दिया था और थोड़ा सा झूठ भी बोला था कि उनके लिए हिरन की बुनी हुई रानें लेने के लिए जोरावर गेट की तरफ गया था। मेरे ख्याल में मामूली सा झूठ बोल देने में कोई मुजायका नहीं था। मेरे खामोश होने पर रूपमती ने हुंकारा भरा, रामू वो तो नहीं जिसके रुखसार पर जख्म का निशान और नाक पुचकी हुई है, जरा लंबे कद का मालिक है? बिल्कुल वही, मैंने जवाब दिया। अब उसे पुचकी नाक वाला नहीं, चिपटी नाक वाला कहा जाएगा, क्योंकि मेरे पंच ने उसकी नाक को अब बिल्कुल बराबर कर दिया है। वैसे क्या तुम उसे जानती हो? वो इस शहर का बहुत बड़ा दादा है और किराए का कातिल भी, रूपमती ने जवाब दिया। बड़े बड़े लोग अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए भारी मुआवजे पर उसकी खिदमत हासिल करते हैं। कहा जाता है कि वो अब तक 8 कत्ल कर चुका है, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। हैरत अंगेज, मैंने कहा। अगर यहाँ की बदमाशी और दादागिरी का म्यार यही है तो फिर मैं तो पूरे शहर को उंगलियों पर दिजा सकता हूँ। क्या मतलब? रूपमती ने मुझे घूरा। मेरा ख्याल है लोगों पर अपनी दाग बिठाने के लिए उसने 8 आदमियों के कत्ल का प्रोपेगेंडा कर रखा है, जबकि मैं समझता हूँ कि उसने आज तक एक चूहा भी नहीं मारा होगा। मैंने कहा, अगर इस प्रोपेगेंडा में कोई हकीकत होती तो मैं उसके हाथों कत्ल ना भी होता तो उसे मेरी कई अड़ियां तोड़ देनी चाहिए थी, मगर वो तो पहले ही मरहले में मेरे कदमों पर गिर गया था। वो पहले तो गधे की तरह मुझसे पीटा और फिर अपने साथियों समेत कुत्ते के पल्ले की तरह च्याऊ म्याऊ करता हुआ भाग गया। फिर तो वाकई हैरत की बात है, रूपमती ने कहा। हो सकता है 8 आदमियों के कत्ल वाली बात मुबालगा हो, लेकिन पुलिस ऑफिसर के कत्ल की चशमदीद गवाह तो मैं खुद भी हूँ। तो गोया वो कत्ल तुम्हारे सामने हुआ था? मैंने उसे घूरा। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है। शाम 7 बजे का वक्त था। उस समय तुम जोरी बाजार की रौनक का अंदाजा लगा सकते हो। मैं उस वक्त अपने एक दोस्त के साथ LM रोड बी रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी कि बाहर शोर की आवाज सुनाई दी। रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोग उठ उठ कर बाहर जाने लगे। मैं भी अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो सामने का मंदिर देख कर कांप उठी। एक आदमी सड़क पर गिरा हुआ था और रामू उस पर पे दर पे खंजरों से वार कर रहा था। वो उस वक्त इंसान नहीं, दरिंदा ही लग रहा था। सड़क पर गिरा हुआ आदमी हर वार पर चीख उठता। आसपास सैकड़ों लोग मौजूद थे, मगर कोई आगे नहीं आया। रामू के 3 साथी तलवारें लहराते हुए खूनख्वार दरिंदों की तरह दौड़ते फिर रहे थे। मैं ये दिल दहला देने वाला मंदिर नहीं देख सकी और दौड़कर दोबारा रेस्टोरेंट में घुस गई। चंद मिनट बाद रामू और उसके साथी बड़े इत्मीनान से एक जीप पर बैठकर वहां से चले गए और फिर देखते ही देखते वहां सन्नाटा छा गया। दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगी। मेरा दोस्त भी मुझे वहां से लेकर निकल गया। बाद में पता चला कि रामू के हाथों बेदर्दी से मारे जाने वाला ACP असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस था, जो सादा लिबास में था और किसी काम से इस तरफ आया हुआ था। चंद रोज पहले उसने रामू को थाने बुलवाकर उसकी धुनाई की थी और उसे वार्निंग दी थी कि वो इस इलाके से निकल जाए। उस रोज वो रामू के हत्थे चढ़ गया और रामू ने बेदर्दी से उसे मौत के घाट उतार दिया। उस रात पुलिस ने शहर भर से दर्जनों गुंडों को पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर दिया। रामू 3 दिन बाद पकड़ा गया। अदालत में रामू का मुकदमा सिर्फ 2 महीने चला।
इस्तगासा उसके खिलाफ कत्ल का केस साबित नहीं कर सका। उसके खिलाफ गवाही देने के लिए भी कोई शख्स सामने नहीं आया। उसके बरक्स रामू के वकील ने ऐसे गवाहों की एक तवील फहरिस्त अदालत में पेश कर दी, जिन्होंने गीता पर हाथ रखकर ये गवाही दी कि जिस शाम पुलिस अफसर को जयपुर में कत्ल किया गया, उस शाम रामू वहां से 320 किलोमीटर दूर बीकानेर में था। इस्तगासा अपना केस साबित करने में नाकाम हो गया। ऐसा कोई एक शख्स भी अदालत में नहीं आया जो ये कह सकता कि उसने रामू को पुलिस अफसर को कत्ल करते हुए देखा था। रामू के खिलाफ जुर्म साबित नहीं हो सका और उसे बरी कर दिया गया। रूमती चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, अपनी इज्जत और अपनी जान सभी लोगों को प्यारी होती है। रामू जैसे लोगों के खिलाफ इन जराइम की गवाही देने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता और ये लोग ऐसे ही खूनख्वार दरिंदे बन जाते हैं जिन्हें काबू करना कानून के मुआवजों के बस में नहीं होता। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि कानून भी उन लोगों के सामने बेबस हो जाता है। मैंने इससे पहले भी रामू के बारे में सुना था कि वो किराए का कातिल है। ऐसी ही कुछ संगीन वारदातों के बारे में सुनने में आता रहा जिनमें रामू के नाम का हवाला होता। उस पुलिस अफसर के कत्ल के 6 महीने बाद हाई कोर्ट के एक सीनियर जज को उसके घर में कत्ल कर दिया गया। एक साबिक नेता का मुकदमा उस जज के पास जेरे समाअत था। शहर में उस मुकदमे का बहुत चर्चा हुआ था। उस नेता पर बहुत संगीन इल्जामात थे। अगले रोज सुबह वो जज उस मुकदमे का फैसला सुनाने वाला था। आम तौर ये था कि उस नेता को न सिर्फ जिंदगी भर के लिए किसी भी किस्म के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया जाएगा, बल्कि उसे कम से कम 20 साल की कैद भी सुनाई जाएगी। मगर उसी रात जज को उसकी कोठी में कत्ल कर दिया गया। उस रात जज के तमाम घर वाले शादी की एक तकरीब में गए हुए थे। जज कोठी पर अकेला ही था। उसकी जरूरियात का ख्याल रखने के लिए सिर्फ एक मुलाजिम को छोड़ दिया गया। जज के घर वाले 3 बजे के करीब वापस लौटे तो बरामदे में मुलाजिम की लाश पड़ी हुई मिली। उसे गला घूंटकर हलाक किया गया, जबकि जज की लाश बेडरूम से मुलीक दफ्तर में कालीन पर पड़ी हुई मिली। उसे बकरे की तरह ज़िबा कर दिया गया। सीने और पेट पर भी खंजर के कई गहरे घाव थे। खून के छींटे हर तरफ बिखरे हुए थे। दफ्तर का सारा सामान भी उलट पलट था। मेज की दराजें भी खुली हुई थी। कागजात इधर उधर बिखरे हुए थे और नेता के केस की वो फाइल गायब थी जो उस रोज जज अदालत से घर लेकर आया था। जज के कत्ल के बाद वो नेता रोपोश हो गया। चंद रोज बाद पता चला कि वो मुल्क से फरार हो गया है। कत्ल के हवाले से रामू के नाम की बात भी सुनी गई। कई रोज तक पुलिस उससे पूछगछ भी करती रही, लेकिन इसके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। पुलिस को जाय वारदात से भी कोई ऐसा निशान नहीं मिला जिसकी बिना पर उस पर शुबा किया जा सकता। लेकिन सब जानते थे कि ये कत्ल भी रामू ही ने किया है। उसके बावजूद वो आज भी आजादी से दंदनाता फिरता है और पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल सकती। फिर तो ये वाकई हैरत की बात है। बल्कि मैं अपने आप को खुशकिस्मती समझूं कि ऐसे खतरनाक आदमी के हत्थे चढ़ जाने के बावजूद बच गया। मैंने रूपमती के खामोश होने पर कहा, एक बात समझ में आती है, रूपमती ने कहा। हो सकता है बलवंत सिंह ने उसे तुम्हारे कत्ल की सफारी ना दी हो, बल्कि उसे इस हद तक महदूद रखा हो कि तुम्हें जिंदा पकड़कर उसके हवाले किया जाए। हाँ, ये हो सकता है, मैंने कहा। मेरे सामने बेबस होकर वो जिस तरह दुम दबाकर भागा था, उसे मजबूरन यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है। लेकिन क्या तुमने कभी उसे करीब से देखा है? मेरा मतलब है कभी कोई मुलाकात? हाँ, एक मुलाकात हुई थी और ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है, रूपमती ने कहा। मैं उस रात पोलो ग्राउंड में वाक़े जयपुर क्लब में एक पार्टी में शरीक थी। मैं अपने चंद दोस्तों के साथ एक मेज पर बैठी हुई थी कि ये बदमाश भी वहां आ गया और बेतकल्फी से एक कुर्सी पर बैठ गया। वो उस वक्त बहुत कीमती 3 पीस सूट में था और ये शरीफाना लिबास उस पर बिल्कुल नहीं जच रहा था। मेरे एक दोस्त ने बताया कि राम लाल उर्फ रामू दादा है। उन दिनों मेरी किसी से टसल चल रही थी और पूरे शहर में उसका चर्चा था। रामू ने कहा कि अगर मुझे अपने हरीफ को अपने चरणों में झुकाने के लिए उसकी खिदमत की जरूरत हो तो वो हाजिर है। मुमकिन है वो हमारी मेज पर टिका रहता, लेकिन एक लड़की उसे बाजू से पकड़कर वहां से उठा कर ले गई। वो पहला और आखिरी मौका था कि मैंने उसे इतना करीब से देखा था। उसके बाद ऐसा कोई मौका नहीं आया और भगवान ना करे कि आइंदा भी ऐसा कोई मौका आए। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, उसने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया था, लेकिन कभी मेरे जहन में उससे राब्ता करने का ख्याल नहीं आया। हैरत है, लुटेरे और कातिल भी विजिटिंग कार्ड रखने लगे हैं। मैंने कहा, वो कार्ड तुम्हारे पास है या कहीं फेंक दिया है?